ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गिटहब यूजर्स नाम से एक फाइल है यहाँ पे, और हम लोग इसी में अपना वो सारा कंपोनेंट लेकर आ रहे हैं RAFCE करके गिटहब यूजर्स। कुछ लोगों को ये इशू आ रहा था कि ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको स्मॉल में करना है या कैपिटल में करना है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था जब रिएक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा था कि ये हमेशा आपका रहेगा कैपिटल में, आपने कभी इसको स्मॉल में नहीं करना, बिकॉज वो हमें प्रॉपर एक एरर दे देता है यार कि आपका जो कंपोनेंट है ना उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल में रखना है, अपर केस में रखना है हमारा, ठीक है। यानी वो एरर भी दे देता है यहाँ पर, तो इसको आपने हमेशा अपने कैपिटल लेटर में लिखना है, इसका फर्स्ट लेटर, ठीक है। गिटहब यूजर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं और इसको मैं जरा H1 कर रहा हूँ और इसके अंदर आकर के गिटहब यूजर्स कर लेते हैं। और उसके बाद आकर मैं एक और चीज करूंगा, इसको index.js में जाकर कॉल करवा देंगे। यहाँ पे आके जो राउटर कंपोनेंट है इसमें, लेकिन मैं इसमें नहीं करवाता, मैं क्या काम करता हूँ इसी राउटर कंपोनेंट में चलते हैं डायरेक्ट, और इसमें एक और अपना राउट ऐड कर देते हैं जो गिटहब यूजर्स वाला होगा। कैसा कर सकते हैं, एक और अपना मैं राउट ऐड कर रहा हूँ, बस यहाँ पे आके एक और मेरा राउट हो जाएगा। तो जैसे कोई भी यूजर जाएगा इसके ऊपर जो है ना इस वाले यूआरएल के ऊपर, तो उसको उसकी डिटेल मिलेगी। पाथ इसका करते हैं, पाथ इज इक्वल टू स्लैश हो जाएगा गिटहब यूजर्स, ठीक है। गिटहब यूजर्स हो गया और इसमें एलिमेंट मैंने कौन सा रेंडर करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वो गिटहब यूजर्स वाला, ये वाला टैब प्रेस करो उसको ऑटो कंप्लीट करके ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा। बेस्ट हो गया, ये हो गया। तो अब अगर आकर मैं अपने ब्राउजर में स्लैश गिटहब यूजर्स करता हूँ, स्लैश मेरा गिटहब यूजर्स यही है, एंटर करते हैं तो बिल्कुल हमें मिल रहा है गिटहब यूजर्स, हमें ये चीज मिल रही है। यहाँ पे आके नैव बार नॉट फाउंड हमारे पास आ रही है, और वो इसलिए हमारे पास आ रही है बिकॉज हमने उसको ऊपर इसका ये कुछ इस तरह से लॉजिक लगाया कि अबाउट और सर्विस के ऊपर हमें बस आपने नैव बार शो करवानी है और कहीं पर शो नहीं करवानी। तो मैं इसको एक और कर लेता हूँ, फिर एंड और का ऑपरेटर एक और ऐड कर देते हैं और बोल देते हैं करंट पेज इज इक्वल टू अगर है हमारे पास स्लैश करके गिटहब यूजर्स, तो भी आप क्या काम करोगे, तो भी आप हमें हमारी जो है ना नैव बार ही शो करवाओगे, कुछ इस तरह से। सिंपल चीज है। फुटर में भी आप लोग ये काम करें ना, ठीक है। हमारा ये काम हो गया, गिटहब यूजर्स हमारे पास आ चुके हैं, इसको मैं अपने नैव बार में बस इसका एक यूआरएल ऐड कर देता हूँ ताकि फिर हम लोग उसको आगे राउटिंग उसकी प्रॉपर कर सकें। ये है, इसको कंट्रोल डी करो, इधर आकर कर लेंगे गिटहब यूजर्स, और इसका जो टू है वो क्या होगा, मैच करना चाहिए वो उस पाथ के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा गिटहब यूजर्स, कुछ इस तरह से। तो अब अगर आकर मैं होम के ऊपर क्लिक करूं, गिटहब यूजर्स के ऊपर क्लिक करूं, बिल्कुल ये मेरा काम कर रहा है प्रॉपर। अब जरा वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी एपीआई फेचिंग। आप लोग इधर आओगे और आप लोग एक एपीआई के ऊपर जाओगे, api.com github.com/users, github.com, या फिर ये नहीं था, मुझे उसका एग्जैक्ट यूआरएल याद नहीं आ रहा। हाँ, api.github.com में भी ये है /users, आई गेस यही होगा, चेक कर लेंगे अगर ये ना हुआ तो यही है api.github.com/users। ये इसका एक तरह का यूआरएल है। इसमें क्या सिस्टम है, आप लोगों को गिटहब के जो पहले 30-36 यूजर्स थे ना उनका डेटा मिलने वाला है। ये सारी क्या होगी, उनका उनका नाम क्या है, आईडी क्या, उनका जो एवतार क्या, मतलब उनकी इमेज होगी, ये वाली सारी हमारी उनकी इमेज होगी, वो बंदा कौन है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे उन्होंने इसका जो है गिटहब का भी प्रोफाइल दिया होगा, हर एक चीज उन्होंने यहाँ पे दी है, हमें गिटहब देखा हुआ है, यहाँ पर गिटहब हमने देखा हुआ है ना यहाँ पे आके, ठीक है। और हम थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट भी देखी है अपनी उसके नेटलीफाई के ऊपर, नेटलीफाई के ऊपर हमने डिप्लॉयमेंट भी देखी है। काम करेंगे, अगर ये प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो मैं इसको आज वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर दूंगा। वर्सल भी एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जैसे नेटलीफाई है, हमारे फ्रंट एंड को ही वो डिप्लॉय कर रहा होता है। ओके जी, अब गिटहब यूजर्स के ऊपर आ जाते हैं, कंपोनेंट को बंद कर दो, गिटहब यूजर्स के ऊपर आ जाओ। तो एक हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब अगली चीज हम लोग क्या काम करते हैं, वो एपीआई हमें फेच करनी है। मैं इस यूआरएल को कॉपी कर सकता हूँ और हम लोग क्या काम करेंगे, इसको आकर पेस्ट करेंगे, कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू करके कुछ इस तरह से, ओके। पेस्ट किया हमने यहाँ पे आके। उसके बाद अगली चीज कुछ ये है, हम लोग ये काम करने वाले हैं यहाँ पे आके, इस एपीआई को फेच करना है हमें किसी तरह से। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आके मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा पहले तो, और एक स्टेट भी बनाऊंगा मैं अपनी। बेसिकली मेरी एक स्टेट भी होगी, मैं अपनी स्टेट पहले बना रहा हूँ। यूज स्टेट एक स्निपेट ऐड करते हैं, जिसमें होगा मेरा यूजर, यूजर्स कर लेते हैं और सेट यूजर्स हो जाएगा, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो एम्प्टी अरे होगा। एम्प्टी अरे मेरा इसकी इनिशियल वैल्यू है। यूज स्टेट में ये हम लोग इसको ऊपर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अगली चीज हमारे पास क्या है, हम लोग अपना एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट करके फेच यूजर्स इज इक्वल्स टू करो कुछ इस तरह से, इसमें कोई मसला, ठीक है। बस एक फंक्शन बनाया हमने, एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख दूंगा आकर मेरा डेटा, या कुछ भी हो सकता है इसका नाम, मैंने रखा है डेटा इज इक्वल्स टू, आप लोग करोगे फेच। फेच इसी के अंदर क्या होता है, एक बिल्ट इन मेथड होता है जो आपका फेचिंग प्रोसेस पूरा कर रहा होता है। लेकिन अब मैं आकर जो है ना फेच को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ, एक्सियोस के नाम से।
एक्सियोस एक चीज होती है, AXIOS के नाम से एक सेपरेट लाइब्रेरी है वो, और मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं आपको वो करके दिखाऊं, क्योंकि फेच तो सिंपल था, हमने देखा है पहले भी, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। मैं अब इसको आकर करूंगा एक्सियोस के थ्रू। तो हम लोग एक्सियोस के लिए क्या काम करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। पहले npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, खाली एक्सियोस लिखने से वो इंस्टॉल नहीं होगा हमारा, ठीक है। मैं आकर यहाँ पर करूंगा CLS करते थे, पहले लिखेंगे npm इंस्टॉल करो इस चीज को एक्सियोस, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह का पैकेज है जो क्या काम करता है, हमारी रिक्वेस्ट मारता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाओ, आज से 3-4 मंथ पहले या 5 मंथ पहले, तो हम लोगों ने बात की थी हमारी वेबसाइट किस तरह से काम करती है। आपका ब्राउजर जो है ना, वो आपको हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजता है एक सर्वर के ऊपर, और आपका वो सर्वर क्या काम करता है, उसका रिस्पॉन्स भेजता है हमें 3 लैंग्वेजेस में, HTML, CSS और JS में। हमने ये बात कही थी, ठीक है। अब सीन कुछ ये कि ये जो आपका एक्सियोस है ना, ये आपका वो फ्रंट एंड का पैकेज है जो आपके उस बैकएंड के सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है। समझा इस चीज की, बैकएंड के उस सर्वर के ऊपर क्या काम करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। जो हमारे पास ये फेच वाला मेथड था, फेच वाला, ये सिर्फ क्या काम करता है, आपकी कोई एपीआई को फेच कर सकता है, मतलब एक गेट कर सकती है। शायद मैंने आपको ये चीज पहले नहीं बताई, लेकिन हमारे पास जो है ना पूरा एक CRUD होता है, हम लोग CRUD परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस CRUD में हमारे पास 4 टोटल ऑपरेशन होते हैं, 4, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हमारा पूरा CRUD ये बन रहा होता है, ठीक है। तो क्या काम करता है हमारा एक्सियोस, जो है क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो फेच है ना, वो सिर्फ फेच ही कर सकते हैं, मतलब गेट कर सकता है वो रिक्वेस्ट, हमारी सारे डेटा को फेच करके लेकर आता है, रीड कर सकता है वो। तो इसलिए हम लोग फेच को यूज नहीं करने वाले, हम लोग एक्सियोस को यूज करेंगे, जो क्या काम करेगा, हमारी चारों रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो हमारा एक्सियोस आ चुका है। अगर मैं पैकेज और जैसे मैं जाकर इसको चेक करूं तो एक्सियोस मेरा आ चुका है, ये इसकी वर्जन चल रही है 1.3.4। चलें ये भी आ जाते हैं। तो फेच की जगह अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब आकर एक्सियोस यूज करेंगे, एक्सियोस, और आप लोगों को इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने टैब प्रेस किया, वो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस डॉट अगर आप करोगे ना, तो आप लोगों को मिलेगा कि यार इसके कुछ मेथड्स हैं। मैंने आप लोगों को जैसे चीज बताई, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसके आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। हर ऑपरेशन का आपका एक सेपरेट जो है ना मेथड होता है, सेपरेट रिक्वेस्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या मेथड्स हैं इसके। मैं यहाँ पे आके अपना जरा वर्डपैड ओपन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा इसका जो है ना दिखाना चाह रहा हूँ यूआई। तो क्रिएट, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ना CRUD है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए। हमारा पूरा जो CRUD है प्रॉपर ये है। अब ये है क्या चीज, CREU और D, CRUD हमारे पास ये। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ये है हमारे पास हमारा क्रिएट, ये है हमारे पास हमारा रीड, अपडेट, लास्ट वन डिलीट। तो ये हमारे पास पूरा CRUD होता है। अब ये चारों जो ऑपरेशंस है ना, ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। CRUD एक तरह का ऑपरेशन है, तो ये चारों हमारे इसके ऑपरेशंस है। अब चारों जो ऑपरेशंस है ये एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर काम करते हैं। मैंने जो बात कही थी, सर्वर एक रिक्वेस्ट भेजता है, उसका एक रिस्पांस आता है। तो वो रिक्वेस्ट किस तरह की रिक्वेस्ट होती है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। जो हमारे पास ये चीज है ना क्रिएट वाली, यहाँ पे आपकी हमेशा एक रिक्वेस्ट लग रही होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट लगती है कि यहाँ पे आके पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी क्रिएशन हो रही है। आप लोग देखते हो जब कभी भी आप कहीं पर भी साइन अप करते हो, अपने आप को एज एन रजिस्टर करते हो उनका यूजर, तो आपका यूजर एक क्रिएट हो रहा होता है, ऐसी है ना। आप वहां पे उनकी डेटाबेस में जाकर क्रिएट हो जाते हो, वहां पे आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट लग रही होती है कि आप जो है ना आपकी क्रिएशन हुई है। आप जो डेटा को रीड कर, किसी भी अगर आपने डेटा को रीड करना है, जो अब तक जो करते आए हैं, एपीआई को फेच करके हम लोग उस डेटा को देख रहे थे ना खाली, वो ये रीड की रिक्वेस्ट होती है, मतलब के गेट रिक्वेस्ट। गेट का मतलब ये क्या है, वो डेटा को सिर्फ गेट करती है, उसको कोई क्रिएट नहीं करी, कोई उसको अपडेट नहीं करी, डिलीट वगैरह कुछ नहीं कर रही, सिर्फ उसको गेट कर रही है। तो पोस्ट में क्या होता है, आपका डेटा क्रिएट होता है, गेट में क्या होता है, आप उसको सिर्फ रीड कर रहे होते हो। उसके बाद आता है आपके पास आपका अपडेट, ये होती है आपकी पैच की रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट। अभी पैच रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट होती है, आप लोग अक्सर अपनी वेबसाइट में एक चीज देखते हो कि यार आपको पासवर्ड भूल गया, ठीक है, इसको फॉरगेट कर लो, आपको पासवर्ड भूल गया, इसको रीसेट कर लो और नया पासवर्ड ऐड कर दो। वो क्या चीज होती है, आप अपडेट कर रहे होते हो उस चीज को, ऐसा काम होता है ना, वो आप अपने पिछले पासवर्ड को जो क्या काम कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो वहां पे जाके। तो वो जो अपडेशन आ जाती है आपकी, वो ये पैच की रिक्वेस्ट मारती है। पैच और पुट रिक्वेस्ट, पैच और पुट रिक्वेस्ट, बेसिकली ये दो रिक्वेस्ट है। मैं दोनों के बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा, दोनों ये अपडेट ही कर रही होती हैं, बट कुछ इसमें डिफरेंस है, वो आगे जाके बैकएंड में देखेंगे। रिक्वेस्ट सिर्फ बैकएंड के ऊपर नहीं होती है, ये दोनों ये फ्रंट एंड के ऊपर भी काम करती हैं सारी, ठीक है। ये पैच होगी हमारी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिलीट की रिक्वेस्ट, और ये इसकी रिक्वेस्ट का भी नाम यही है, डिलीट रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट क्या काम करेगी,
हमारा यूजर वो कहता है कि यार मैं अपना अकाउंट यहाँ से खत्म करना चाह रहा हूँ एक वेबसाइट से, वो अपने आप को डिलीट कर देते हैं यहाँ से कि आप मेरा अकाउंट को डिलीट करो, रिमूव कर दो, ये वो रिक्वेस्ट लग रही है। एक एग्जांपल दे ना यूजर की, आप लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में देखते हो कि आपका जो एडमिन है वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। आपका जो एडमिन है वो क्या काम करता है, क्रिएटिव रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट मारता है, गेट रिक्वेस्ट मारता है ताकि वो आपके क्लाइंट साइड पर शो हो जाए। आपका जो एडमिन है वो उसको अपनी उस प्रोडक्ट को अपडेट भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है। लेकिन आपका जो यूजर है जिसने उस वेबसाइट में जाकर सिर्फ देखना है, वो कौन सी रिक्वेस्ट मार रहा है, वो सिर्फ रीड वाली मार रहा है, एग्जैक्टली गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि वो सिर्फ डेटा को चेक कर रहा है, वो ना उसको क्रिएट कर सकता है, ना अपडेट और ना ही डिलीट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? ओके हो गया? तो ये कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट वगैरह होती है, पूरा क्रेडिट हमारे पास ये काम कर रहा होता है। तो अब हमारे पास जो एक्सियोस है ना, ये फ्रंट एंड से बैक एंड पर कुछ वही चारों रिक्वेस्ट मार सकता है, और भी रिक्वेस्ट होती है बट फिलहाल के चारों हम लोग रख रहे हैं। तो हमें फिलहाल क्या काम अगर इस डेटा को रीड करना है तो कौन सी रिक्वेस्ट लगेगी, गेट रिक्वेस्ट, सिंपल एक्सियोस डॉट गेट करोगे आप लोग यहाँ पे आके, ठीक है। एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट मारी, और गेट रिक्वेस्ट मारनी कहां पर है, यहाँ पे मुझे उसका यूआरएल पास करना है, तो वो होगा सिंपल मेरा यूआरएल, यही है ना मेरा ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो मेरा एक सिंपल यूआरएल। अब आप लोग जो बात कर रहे थे ट्राई एंड कैच, एक ट्राई एंड कैच चीज होती है और एक डॉट देन और डॉट कैच भी चीज होती है। डॉट देन और डॉट कैच, अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये दोनों हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की अपने प्रोमिसेस के बारे में। प्रोमिसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिंक अवेट जो हमने बात की थी थोड़ी सी, है ना, एसिंक अवेट। प्रोमिसेस होते क्या थे, प्रॉमिस आपका ये होता है कि ये काम जो है ना कुछ टाइम बाद जाकर रेंडर होगा, अभी आपने इसको रेंडर नहीं करना। अब जो आपका ट्राई एंड कैच है ना, वो क्या काम करता है, आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा होता है कि अगर आपकी ये कंडीशन ठीक मैच कर रही है, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप ट्राई करो ये वाला काम, आप उसको रिस्पॉन्स दे दो, बट अगर कोई एरर आता है तो आप कैच करोगे आप उस एरर को। ट्राई एंड कैच ये काम कर रहा होता है आपका, बट यही काम आपका डॉट देन और डॉट कैच भी कर रहा होता है। डॉट देन का ये मतलब है कि आप एक उसको जो है प्रॉमिस रिटर्न कराओगे जो उसका रिस्पांस होगा, वरना डॉट कैच कर लोगे उसको। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक डॉट देन यूज करेंगे, उसके बाद मैं ट्राई एंड कैच आपको दिखा दूंगा वो कैसे होता है। तो एक डॉट देन आकर मैं करूंगा यहाँ पे डॉट देन, ये चेक करो देन है। यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, इसको अपना बीच में आकर एक पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, मर्जी है आप लोगों की, मैं इसको रेस्ट पास कर रहा हूँ, सही है, मैं रेस्ट मींस रिस्पांस, और ये रिटर्न करवा रहा है, मैंने आपको बताया एक प्रॉमिस, तो एक हो जाएगा हमारे पास एरो फंक्शन कुछ इस तरह का, एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा है। और मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि क्या मेरे पास मेरा डेटा सारा अक्सर आ रहा है। मैं लिखूंगा ये वाला रेज ही, रेज, अगर मैं आकर यहाँ पे आके लिख दूं ना कुछ हिस्सा से अपना रेज। अच्छा एक और चीज, ये जो डेटा आ रहा है ना, ये मुझे इसको वेरिएबल की इक्वल करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो मैंने इसको आगे कोई रिस्पॉन्स में पास नहीं करना, ये मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, रेज में इसको कर सकता हूँ। और इसको अगर ये मेरा काम नहीं हो पाता, फेच नहीं हो पाता, फिर आप डॉट कैच कर सकते हो, ये कर लो जहां पे मेरा डॉट देन वाला बंद हो रहा है, उसके बाद आके मैंने डॉट कैच किया और इसमें आकर अपना एक एरर पास कर देता हूँ। एरर मतलब इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, और इसको आकर मैं कहता हूँ एक कंसोल डॉट लॉग में आपने हमें क्या काम करना है, एक बैकटिक में लगाओ हियर्स योर एरर, हियर्स योर एरर, और जो भी आपका एरर होगा वो आपको शो हो जाएगा एरर के तौर पर। सही हो गया? तो आपको आपके कंसोल में जो है ना ये चीज मिलने वाली है, कुछ अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो आपका जो डेटा है एपीआई के अंदर वो मिलेगा आपको कंसोल में, वरना आपको ये एरर मिलेगा कि जो भी उसका एरर आ रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन अभी मैंने इस अपने फंक्शन को कहीं कॉल नहीं कराया फेच यूजर्स को, कहां कॉल करवाना है हमें, यूज इफेक्ट के अंदर। अब यूज इफेक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। यूज इफेक्ट में इसका मैं स्निपेट लेकर आ रहा हूं यहाँ पे, और मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा नीचे करूंगा, इसको खत्म करो, इसको और इसको खत्म करो। हमारा जो यूज इफेक्ट का बेसिक सेंटेक्स है वो कुछ ये है। यूज इफेक्ट चीज क्या है, यूज इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं अपने किसी तरह के साइड इफेक्ट्स को परफॉर्म करने में। साइड इफेक्ट्स अब क्या हो सकते हैं, वो चीजें जो आपके वेब पेज में काम नहीं कर रही हैं, हो सकता है आपके किसी और एपीआई को वो फेच कर रही हो सकता है आपके टाइटल को चेंज कर रही हो सकता है आपकी स्क्रीन को चेंज कर रही हो, बट आपके कोड के अंदर आकर वो कोई काम नहीं कर रही है, वो आउट ऑफ द कंपोनेंट आकर आपकी काम कर रही है, तो वो आपकी यूज इफेक्ट के अंदर आप लॉजिक लगाओगे अपना। सही हो गया? मतलब अगर आपने अपनी विंडो के ऊपर रहकर काम करना, वो आपका यूज इफेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये मेरी एपीआई फेच हो रही है, या तो मैं ये पूरा का पूरा काम डायरेक्ट इसमें कर सकता हूँ यूज इफेक्ट में, या फिर अपना ये फेच यूजर इसमें आकर कॉल करवा सकता हूँ, दोनों एक ही बातें हैं। सही हो गया? नहीं होगा, यूज इफेक्ट के बगैर हमारा काम नहीं होगा। यूज इफेक्ट का मतलब ये भी होता है कि यार आपका ये जो फंक्शन है ना वो इनिशियल टाइम पर रन करेगा, जैसे आपका कंपोनेंट रन कर देगा, आप इसको फौरन से फेच करना चाहोगे, ठीक है, वरना अगर आप इसको कहीं और पर कॉल करवा देते हो फौरन से रन नहीं करेगा आपका, ये इशू आ जाता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है, ये वाला आपका जो एम्प्टी डिपेंडेंसी, एम्प्टी अरे, इसका क्या मतलब होता है, इसका आपका सिंपल ये मतलब होता है कि यार आपका ये जो फंक्शन है ना ये सिर्फ इनिशियल टाइम पर यूज इफेक्ट में जो भी लॉजिक पड़ा है वो सिर्फ इनिशियल टाइम पर रन करेगा, बार बार आपका वो लॉजिक रन नहीं करेगा आपका। ओके है?
तो अगर मैं इसको हटा दूं ना तो क्या काम करेगा, इस मेरे इस यूआरएल के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट मारता रहेगा और बार बार उसका सारा सारा रिस्पांस लेकर आता रहेगा। मींस वो 36-40 यूजर्स बार बार फेच करता रहेगा, फर्क करता रहेगा, गेट रिक्वेस्ट मेरी बार बार लगती रहेगी। ओके हो गया। इसमें कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी अगर स्टेट है, आप जिसको चाहते हो कि नहीं यार बाकी सारी सारी चीजें जो है ना वो आपकी अपडेट होती रहे, मतलब वो सारी इनिशियल टाइम पर रन करें, लेकिन अगर आप चाहो कि एक चीज ऐसी हो जो बार बार रन करनी चाहिए, आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी स्टेट को। अच्छा जी, अब ये फेच यूजर्स हमारे पास आ चुका है यहाँ पे सारा। हाँ, पड़ सकती है कोई भी चीज बार बार हो सकती है। आपका जो है दूसरा एक काउंटर आपका बार बार होना चाहिए, उस तरह की कुछ चीजें हो जाती हैं। अच्छा, ये हमारा फेच यूजर्स आ चुका है। अब जरा मैं अपना कंसोल खोल रहा हूँ, टेस्ट करते हैं। मुझे आई गेस एक एरर आ रहा है, मैं किसको इंपोर्ट करना है? हाँ, यूज इफेक्ट मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं आकर इस टी को हटाऊंगा, दोबारा टी को ऐड करेंगे और दोबारा इसको सेव करेंगे। हाँ जी, अब ठीक है। ब्राउजर अपना जरा खोलते हैं कंसोल। हमेशा मैंने आपको कई बार ये बात कही है कि हमें अपना कंसोल जरूर खोल के रखा करो। इंस्पेक्ट कर लेते हैं इस चीज को आकर और टेस्ट करते हैं कि क्या दिखाता है हमें। एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, देख लो। अगर मैं इसको आकर रिलोड करूं तो मुझे वो एक तरह का ऑब्जेक्ट शो करवा रहा है, चेक कर लो। एक्सेस से भी वही काम हो रहा है और फेच से भी वही काम होता था हमारा। चेक करो वो क्या काम कर रहा है, मुझे एक डेटा दिखा रहा है, एरे मेरे 30 है, आगे मैंने 36 का, वो 30 है टोटल, 30 मेरे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। स्टेटस 200 का। आप स्टेटस कोड यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टेटस कोड थोड़े से पहले आई गेस बताए हैं। 200 का स्टेटस कोड होता है हमारे पास, मतलब आपका जो सक्सेसफुल रिक्वेस्ट जा चुकी है उसका रिस्पॉन्स आ गया आपके पास रीड के लिए। आप ये अगर सक्सेसफुल रीड आपने कर लिया ना, वो आपकी 200 की रिक्वेस्ट हो जाती है रिस्पॉन्स। मैं आपको दिखाता हूँ। HTTPS के होते हैं ये स्टेटस कोड्स, HTTPS स्टेटस कोड्स, इनको स्टेटस कोड्स कहा जाता है। हाँ, ये एक अच्छी वेबसाइट है मोजिला की। तो यहाँ पे आपका जो 200 का रिस्पांस होता है ना, वो आपका होता है कि सक्सेसफुल रीड हो चुका है। सक्सेसफुल रिस्पांस आपके सारे के सारे 200 में आ जाते हैं। 201 होता है सक्सेसफुल क्रिएशन का, 200 पूरा 200 होता है आपका सक्सेसफुल रीड का। आपका होता है 404 का एक एरर, अक्सर 404 वो होता है आपका ये क्लाइंट साइड का एरर, कि यार आपका जो है ना ये आपकी फ्रंट एंड साइड से बैक एंड पर प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं जा पाई, तो आपका 404 का एरर आ जाता है। आपका 500 का एरर आता है आपको अक्सर जब आपके बैक में मसला होता है, आपका सर्वर पे प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। आपका ये रीडायरेक्शन का मैसेज आता है जब आप किसी चीज को रीडायरेक्ट कर रहे हो किसी और पेज पर। फॉर एग्जांपल, आपकी ईमेल, जब आपको एक ओटीपी आता है, आपको कोई ईमेल आती है कि आप इस ईमेल को वेरीफाई करोगे, जैसे ही आप अपने उस पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे, होता है अक्सर ऐसा हमारे साथ, वो आपका ये रीडायरेक्शन वाली रिक्वेस्ट होती है, जो आपका होगा रिस्पांस 300 से लेकर 399 तक। आगे जाकर बैकएंड में आपको ये सारी चीज और डिटेल में करवाऊंगा, बट अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ खाली। तो ये बात हमारा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, सिंपल हमारी कुछ कह लो कि यूजर को एज एन एक तरह का अलर्ट शो करवा रहा होता है उसके लिए। अब ये देखो हर एक चीज मेरी प्रॉपर वर्किंग में है। मेरा एरे 30 स्टेटस कितना है, 200 का, मतलब सक्सेसफुल रीड हो चुका है यहाँ पे आके। ओके हो गया, चेक कर लो। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये मेरे पास डेटा जो आ रहा है ना वो ये पड़ा हुआ है, ये मेरे पास सारे यूजर्स तो आ रहे हैं, मेरा काम तो बन रहा है। फेच से भी वही काम बन रहा था और एक्सेस से भी वही काम बन रहा है, लेकिन एक्सेस ज्यादा बेस्ट है बिकॉज ये प्रॉपर जो है ना सारी रिक्वेस्ट मार सकते हैं। फेच क्या काम करता है, सिर्फ रीड ही करता है, सिर्फ एक्सेस चारों काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आओ वापस से, ये जो है हमारा डेटा, मैंने इसको किया है कंसोल लॉग में रेस करके, कंसोल लॉग में रेस किया यहाँ पे आके, तो मुझे वो पूरा खबर ये तरह का रिस्पांस दिखा रहा है। मैं इसको जो है ना अगर कर दूं रेस्ट डॉट डेटा, रेस्ट डॉट डेटा, तो मुझे मेरा सिर्फ और सिर्फ डेटा मिलेगा, बाकी जो एक्सेट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं कंसोल लॉग करके अगर आपको दिखाऊं रेस्ट डॉट डेटा करके और सेव करूं, तो अब टेस्ट करोगे आप लोग, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वही एरे मिल रहा है प्रॉपर, देख रहे हैं। आज इस बार आके मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर मेरा पूरा एरे 30 मेरे यूजर्स आ रहे हैं। तो क्या मैं इसके ऊपर सिंपल अपनी मैपिंग नहीं कर सकता? आप सिंपल इसको सेट करेंगे और इसकी मैपिंग डाल देंगे, डेटा की या मैपिंग की। अब जो डेटा है ना, रेस्ट हमने खाली किया, ये तो हमारा पैरामीटर था, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। रेस्ट उसने क्या काम किया, सारी चीजें शो करवा दी हैं। अब डॉट डेटा जो है ना, डेटा उसने खुद ही इसके अंदर बिल्ट इन की रखी हुई है कि हमारा पूरा का पूरा डेटा इस की में आकर स्टोर होता है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे आके इसी चीज को दोबारा देखते हो ना, तो आपका ये की क्या है, इसकी मैं इसको नहीं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपकी डेटा की ये जहाँ पे सारे 30 एरे पड़े उसकी की क्या है, डेटा। तो ये वो इसी को एक्सेस कर रहा है वहां पे जाके डॉट डेटा करके। तो आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पे आके आपका डेटा, रिलोड कर लो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी ये वाली एम्प्टी डिपेंडेंसी ऐड ना की तो फिर आपको क्या मिलेगा, फेच करता रहेगा, फेच करता ही रहेगा। ये इशू आएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर आप लोग क्या इशू है, सब लोग कह रहे हो कि हाँ ऐसे ही होना है, हाँ ऐसे ही होना है, तो इशू क्या है इसमें फिर? ये जो रेस्ट आपने किया हुआ है, हाँ ये कोई है एक पैरामीटर, ये पैरामीटर, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसने वो सारे के सारे उसे फेच कर दिए। हाँ
उसके बाद उसके अंदर की की को टारगेट कर लिया, वो पूरा डेटा उसमें आकर स्टोर हो गया ना रेज में, इसमें आकर स्टोर हो गया, उसके बाद रेज डॉट डेटा करके उसने उसके अंदर के डेटा को एक्सेस कर लिया। हाँ, रेस्ट को किसी इक्वल नहीं किया आपको, हमने बात की नहीं थी अपना कि जब आप पैरामीटर पास करते हो उस पैरामीटर में आपका पूरा डेटा स्टोर हो जाता है, ये वही चीज हो रही है। ठीक है, ओके जी, तो ये काम बन गया हमारा। अब आकर मैं ये जो मेरी सेट यूजर्स वाली स्टेट है ना, सेट यूजर्स, इसको मैं क्या पास करूंगा, सेट यूजर्स, इसको पास कर देंगे क्या, रेस डॉट डेटा, बिकॉज डेटा आने वाला है ना सारा प्रॉपर हमारा। तो अब जो चीज है मेरी प्रॉपर आ जाएगी, और अगर मैं अब आकर आपको ये चीज हटाकर दिखा दूं तो वो बार बार क्या काम करेगा, इसको फेच करता ही रहेगा, ये करता रहेगा, कुछ ऐसा फेचिंग करता जा रहा है, और एट द एंड क्या हो सकता है, क्रैश कर सकता है। बेस्ट है, इसको वापस से एक बार लगा देते हैं और एक बार आकर इसको रिलोड भी कर लेते हैं। तो अब हमारी हर एक चीज प्रॉपर वर्किंग में, तो अब मैं आकर सिंपल कर सकता हूँ ये, इसके ऊपर मैपिंग यूजर्स के ऊपर कर सकते हैं, तो कर देते हैं फिर आकर। तो आऊंगा अब मैं इधर और मैं अपना एक मेन का टैग ऐड कर सकता हूँ, और इसमें आकर कई बेसिस ऐड करते हैं अपनी, और क्या है हमारा वो स्टेट क्या है, यूजर्स। मैं कहूंगा आप क्या काम करो, मेरे यूजर्स के ऊपर डॉट करके मैप का मेथड अप्लाई कर दो, और ये हमसे ऑब्वियस एक पैरामीटर लेते हैं, माय यूजर कर लो इसका नाम, या कुछ भी करना है तो कर लो, और कुछ ये। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, करली ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स। मैंने पहले ये चीज आपको नहीं बताई है, आप लोग यहाँ पे आके डायरेक्ट ये काम भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आकर ये काम भी कर सकते हो। इसे पता क्या होगा आपका, लाइक यहाँ पे आके अगर मैं डिव लिख देता हूँ कुछ इस तरह का, तो एरर नहीं आया मुझे, लेकिन अब आप लोग यहाँ पे आके देखो, आपको यहाँ पे साइड पे रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं होगी। जब आप अपनी करी ब्रैकेट्स लगाते हो ना, आपको रिटर्न जरूर लिखना पड़ता है, लेकिन आपकी जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ये आपकी ऑटोमेटिकली उसमें रिटर्न भी कर देती हैं। तो अब अगर आकर मैं इसमें ऐसी हेलो आकर लिख दूं ना, तो आपको हेलो मिल जाएगा, ये देखो हेलो मुझे 30 बार मिल रहा है यहाँ पे आके। बट अगर यही काम आकर मैं इन करी ब्रैकेट्स में ऐड कर दूं, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे आके अब करी ब्रैकेट्स में ऐड कर रहा हूँ, तो अब वो कहेगा कि नहीं, कोई भी चीज वो शो नहीं कराएगा जब तक मैं इसके साथ में आकर रिटर्न नहीं लिखता। मैंने अगर आके इसके साथ रिटर्न लिखा, अब वो मुझे हेलो शो करवाएगा सबके साथ। तो स्मॉल ब्रैकेट्स क्या काम करती हैं, ऑटोमेटिकली रिटर्न भी करवा रही होती हैं। कर्ली ब्रैकेट्स क्या काम करती हैं, उसमें आपको रिटर्न ऐड करना पड़ता है। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन मुझे मेरे एक सीनियर ने बताई थी, मैंने आपको बता दी है। वो सर वो मेन कंपोनेंट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी आपका रिटर्न, फिर आपको वहां पे ये चीज रिटर्न ही ऐड करना पड़ेगा वहां पर जाकर भी, यहाँ पर जो है आपका। ठीक है, ओके जी, अब मैं आप वापस आकर इसमें मैं यहाँ पे आकर अपनी स्मॉल ब्रैकेट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ये कर देते हैं, और रिटर्न अब हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ तक कोई मसला, और ये अपना सेमीकोलन भी हटा दूंगा मैं। अब सब कुछ क्लियर है। तो अब हम लोग हेलो की जगह क्या काम कर सकते हैं, इधर आकर मैं इसको कोई क्लास ऐड कर सकता हूँ, इसमें हो जाएगा माय यूजर, और क्या काम करेंगे, एक H1 में आकर फिर मैं फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स में माय यूजर करके डॉट करो, और उसके अंदर कुछ जो भी की होगी, लाइक अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या क्या चीजें, लॉगिन है, मतलब सबके नाम आ जाएंगे लॉगिन में। आप लोग करके माय यूजर डॉट लॉगिन, तो मुझे सबके नाम दिखने चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहे हैं। ये ले H1 में ऐड किया ना, तो सब H1 में मुझे सारी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे आके, लेकिन मैं इसको H1 में ऐड नहीं ना करता, फिर मैं इसको एक तरह के, अगर थोड़ा सा अगर मैं इसको स्ट्रक्चर करना चाहूँ, CSS में ऐड नहीं करा यार, आप लोग कर लेना CSS की ऐड। ठीक है, बस मैं आपको ऐसे शो करवा रहा हूँ यहाँ पे आके कि आपका जो H1 है ना, या इसको P में ऐड कर देते हैं, बस P में ऐड कर रहा हूँ इस चीज को मैं आकर, इसमें आप शो करवा सकते हो अपने माय यूजर डॉट करके लॉगिन को, कुछ इस तरह से आपका लॉगिन आ जाएगा सारा का सारा, ये लॉगिन सबके आपने दिख रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोग क्या काम कर सकते हैं, इसमें अपनी इमेज को ऐड कर सकते हो, IMG का टैग ऐड करो। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या काम करोगे आप लोग, माय यूजर डॉट करके मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इमेज है। इमेज हमारी यहाँ पे है ये एवटार URL, इस पर अगर आप क्लिक करो तो ये एवटार URL ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो मैं करूंगा एवटार अंडरस्कोर URL, बेस्ट है। सेव किया इस चीज को हमने आकर, तो अब अगर इसको देखें तो सभी की इमेजेस भी आ रही हैं, चेक कर ले। ठीक है, सबकी इमेजेस भी आ चुकी हैं। उसके बाद इस तरह से आप लोग हर एक की को जो है ना यहाँ पे आके रेंडर कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है यार कि दे देता हूँ CSS, लेकिन फिर उस पर टाइम वेस्ट होगा। अब आपके मसले पे आए, ये चीज सबको क्लियर होगी। यूज इफेक्ट किस किस को मसला था, यूज इफेक्ट में हो गया क्लियर। और ट्राई एंड कैच मैंने करवाया नहीं, ये डॉट देन डॉट कैच हो गया। ट्राई एंड कैच मैं आपको एक बता दूं जल्दी से, ये एक्सेस वाला था, अब मैं आपको ट्राई एंड कैच थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। एक्सेस को इस पूरे को जो है ना आकर मैं कमिट कर देता हूँ। आप लोग यही काम कर सकते हो डायरेक्ट आकर, मैं कॉन्स्ट करके, मेरा फेच यूजर पहले बना हुआ है ना यार यहाँ पे आके, और अब आकर मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से काम करूंगा, कॉन्स्ट करके डेटा इज इक्वल टू फेच करो इस चीज को आकर, फेच
फेच, इस बार आके मैं फेच वाला मेथड यूज कर रहा हूँ इसका, और इसको मैं पास करूंगा अपना यूआरएल, ठीक है। और ये वाला मैं प्रॉपर अपना सारा काम कर सकता हूँ मेरे ट्राई एंड कैच में, ट्राई एंड कैच, ठीक है। अब ये जो चीज है ना हमारे पास यहाँ पे आके फेच किया इसने, और उसके बाद क्या काम करता है, एक रिस्पांस में उसको कन्वर्ट करके दे देता है हमें, const res इज इक्वल टू हमारा डेटा डॉट जेसन, कुछ यही होता था हमारे पास सिस्टम, ऐसी है ना। तो अब अगर आकर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रेस, तो अब भी मुझे वही चीज दिखेगी यहाँ पे आके, और इधर आके कंसोल डॉट लॉग हम लोग कर सकते हैं अपना एरर, हाँ हाँ कह सकते हैं इसको। ट्राई एंड कैच जो है ना, ये देखो ट्राई एंड कैच भी हमारा कुछ वही काम कर रहा है जो हमारा ऊपर डॉट एंड डॉट कैच वाला काम कर रहा था, बट ये भी एक इसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है कि ये भी बस एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा है और इस पे आप फेच को यूज कर लेते हो कुछ इस तरह से आकर, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी काम दोनों एक ही करें कि दोनों एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहे हैं और दोनों को यूपीआई को फेच करेंगे। वो भी हमने यूज करा, मैंने वो नहीं किया, हम लोग यहाँ पे आके वो यूज करेंगे। लाइक यहाँ पे आके मैं करूंगा मेरा एसिंक करो इस चीज को, एसिंक एसिंक, और उसके बाद आकर यहाँ पे आप करोगे अवेट अपना, और ये हम लोग एसिंक अवेट क्यों करते हैं भला, उसे बताने के लिए कि एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है और जो कि एसिंक्रोनस होगा हमारा, जो कि कुछ टाइम ले सकता है, एक्सेस में वो करने की जरूरत नहीं है, वो खुद उसको ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। तो अब अगर आकर आप लोग देखो तो अब मुझे मेरे कंसोल में सब चीजें वैसी दिख रही हैं, देख लो मुझे कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि फेचिंग मैंने प्रॉपर वैसी कर दी ना। तरीके आपके पास एक्सेस वाला भी और आपके पास फेच वाला भी है, बट एक्सेस वाला ज्यादा बेस्ट है। क्या कह रहे हैं उसने, अच्छा इसमें लगे हो आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्यों ये तंग कर रहे हैं। अच्छा जी चलो, ये सारा का सिस्टम हमारा हो गया, यहाँ तक कोई मसला, चलें जी। तो बस हम लोग इसको, ये ट्राई एंड कैच हो गया हमारा, और ये आ गया हमारा डॉट देन और डॉट कैच, तो ये एक्सेस हो गया और ये नीचे वाला फेच हो गया हमारे पास, और ये दोनों प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं हमारा फेच, ये पूरा यूज स्टेट यूज इफेक्ट क्लियर है, और यूज स्टेट भी यार, यूज स्टेट भी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसको आकर एंड कर सकता हूं। अच्छा एक और चीज यार, आप लोगों के लिए एक और चीज, जहाँ पे आके जो मैपिंग हो रही है ना आप लोगों की, क्या हो आप लोग अक्सर अपनी वेबसाइट में एक और चीज भी देखते हो आप लोग, और वो होती है आप लोगों की सर्च बाय फिल्टर, सर्च फिल्टर, जो कि हमारा गूगल भी है। गूगल में आपको गूगल के ऊपर आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आके लिखता हूँ जी, क्या होगा, जी से जितनी भी चीजें नीचे स्टार्ट हो रही है ना वो सारी मुझे वो नीचे फिल्टर करके दे देगा। अगर मैं जी ओ लिखता हूँ फिर गूगल आ जाएगा, अगर मैं इस तरह से आके ए लिखता हूँ एज वाली सारी चीजें नीचे आएंगी, एच ए लिखते हैं, हारिस लिखते हैं तो हारिस वाली सारी चीजें नीचे आ जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, सर्च बाय फिल्टर हो रहा है, कि आपकी जो इनपुट फील्ड है ना उसके थ्रू आपकी फिल्ट्रेशन हो रही होती है। समझाइए इस चीज की आप लोगों को, ये किस तरह से हो सकती है। सिंपल ये काम जो है ना मैंने करवाया नहीं है, लेकिन ये काम उन चीजों से हो सकता है जो हमने कवर की हुई है। मैं बस आपके लॉजिक को चेक करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि मैं मैप वाली वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूं जरा, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा।